नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। पिछले कई दिनों से राजस्थान में जो सत्तारूढ़ दल है उसकी अंदरूनी कलह को लेके एक अजीब तरीके की संवैधानिक संवैधानिक क्राइसिस उत्पन्न हो गया है। तो ये क्या वजह है? क्या ये जो दल बदल कानून है, जो सत्ता पे काबिज होने की इच्छा है राजनीतिक दलों की, इन सारी चीजों को लेके और जो संविधान में क्या कहा गया उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी। पल्लव जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस राजस्थान वाले मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा कोई पार्टी एफिलिएशन ना तो कांग्रेस से है ना बीजेपी से है। तो जी हमारा डिस्कशन एक संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें कि 10th शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस करी गई थी तो उस समय की जो एक रिपोर्ट है उसमें बताया था कि 1962 से 77-78 के बीच में करीब 500-600 ऐसे डिफेक्शंस हुए थे और एक फ्रेज चलने लगा था आयाराम गयाराम जी तो ये खास तौर से छोटी स्टेट्स में, फिर बड़ी स्टेट्स में भी होने लगा। खास तौर से छोटी स्टेट्स में, हरियाणा में, गोवा में, जहाँ पे की विधायक संख्या 40-50 की होती थी, उनमें 5-10 के इधर उधर जाने से काफी बैलेंस बिगड़ता था। तो उस समय जब कियोतो होलोन के जजमेंट में ये अल्टीमेटली 1985 में ये 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस करी गई 52nd अमेंडमेंट से या तो जब इसकी कानूनी वैधता जब चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में तो एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि एक विधायक या एक एमपी अगर उसको कोई कॉन्शियस ऑब्जेक्शन हो पार्टी लाइन से या उसका कोई ऑनेस्ट डिसेंट हो तो वो उसके जो अधिकार हैं या उसकी जो एक ड्यूटी बनती है आवाज उठाने की, किसी मुद्दे को उठाने की, वो एक सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और ये एक अभिव्यक्ति को जाहिर करने का एक जो फंडामेंटल राइट है उस पर एक बहुत बड़ा आघात है जी। इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सुंदर तरीके से डील करा कि हर एक सोसाइटी के अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो आज आप देखिए अमेरिका या इंग्लैंड में या यूरोप की किसी मैच्योर डेमोक्रेसी में 10th शेड्यूल जैसा कोई कानून नहीं है और कुछ एमपीज रूलिंग पार्टी से या अपनी अपोजिशन पार्टी से ओपनली क्रॉस वोटिंग करते हैं। वो पहले से अनाउंस कर देते हैं, बड़ी बहस होती है। आपको ध्यान हो तो रिसेंटली थेरेसा मे की गवर्नमेंट में उन्हीं की पार्टी के एमपीज ने उनके खिलाफ वोट करा। जी तो इसको वहां पे बुरा नहीं मानते हैं उन डेमोक्रेसीज में और उसको उसी दृष्टि से लेते हैं कि नहीं, इनका कोई प्रिंसिपल्ड ऑब्जेक्शन है। और उसके अलावा अगर कोई एमपी बहुत ही वास्तव में बाहर जाता है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसकी कंस्टिट्यूएंट्स में बड़े तगड़े होते हैं, तो दे आर नॉट डूइंग दिस। पर हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट एकदम डिफरेंट है और उस समय भी ये माना गया, ये जजमेंट है 92 का, तो आज करीब 30 साल बाद में भी उसकी कोई वैलिडिटी, वो ये बोले कि नहीं, जो हमारी पॉलिटिकल मॉरलिटी है या जो एक बिना सिद्धांत के, अब जैसे राजस्थान में भी है तो है फैक्शनल फाइट है, पर इसके पीछे कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया कि बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड सचिन पायलट देयर वाज सम डिफरेंस ऑन आइडियोलॉजी और देयर वाज सम। तो आजकल तो वो प्रिटेंड करना भी छोड़ दिया है कि भाई हमारा कोई आप कोई मुद्दा लेकर के आप कोई डिफरेंस है या किसी मुद्दे को लेके एक विरोध है जी। हाँ, तो ये अब आजकल ये डिफेक्शन कहें या जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो एक पावर टसल बन के रह गया है। तो इस पावर टसल जो कि उस समय भी अच्छी थी, अब
अच्छी खासी थी, अब तो जो है वो प्रिटेंस भी नहीं रहा है, बस इतना ही फर्क हुआ है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो हम जो प्रीमेसी पॉलिटिकल मोरालिटी को दे रहे हैं, इसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया। अगर पार्लियामेंट नहीं बनाती तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती, पर चूंकि उन्होंने पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा संवैधानिक संशोधन लाए हैं, तो उसको मानना चाहिए। तो अब ये लॉजिक जो है बेसिकली ये तो सही है कि हमारी जो पॉलिटिकल मोरालिटी कहिए और किसी भी साइड से कहिए, ये कोई कांग्रेस की मोनोपोली नहीं है कि अभी तो वो विक्टिम है क्योंकि वो अभी रिसीविंग एंड पे हैं या उनकी स्ट्रेंथ कम है रिलेटिवली स्पीकिंग। तो उन्होंने भी यही करा है, और 10 शेड्यूल के बाद में भी ये काफी गेम्स खेले गए थे। तो आज ये दूसरी तरफ से रिसीविंग एंड पे हैं, तो अब दिस इज व्हाट इट इज। अब इसका कोई सही गलत का एक जो दूसरा मुद्दा है कि एक पॉलिटिक्स जो है अब थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है पहले से। वॉलेटाइल इन द सेंस कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पॉलिटिशियन को एक कंपल्शन है कि वो सत्ता या सत्ता के नजदीक रहे, कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाहिर कर सके कि वो कोई गुडी आदर्शवाद की जगह वो कुछ इफेक्टिवली कुछ कर सकता है। और इस कंपल्शन के कारण एक पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिटिव ग्रैब ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, एंड इट इज ऑल्सो वेरी फ्लूइड। ये 6 महीने बाद क्या इक्वेशन बदल जाएगी और साल भर बाद क्या इक्वेशन बदल जाएगी, ये एक। और तीसरा एक जो मुद्दा बाहर आया है कि पहले ये सोचते थे कि भाई आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे या वो व्यक्ति एमएलए या एमपी नहीं रहेगा, दिस इज अ सफिशिएंट पनिशमेंट और डेटरेंट। पर अब जो हम देख रहे हैं पिछले 5-6 इंस्टेंसेस में, कंसर्न एमएलए आकर के अपना रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं, और जो कि स्पीकर रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे कि आपका रेजिग्नेशन इंडिपेंडेंट है, फ्री है, नहीं है। कर्नाटक में भी हुआ, गोवा में भी हुआ, कई जगह ऐसा हुआ। हाँ, और नॉट ओनली वो रेजिग्नेशन देते हैं, कर्नाटक में आप देखिए कि वो ही एमएलए वापस चुन के बीजेपी के टिकट पे आ गए। तो पब्लिक का एंडोर्समेंट है ये पब्लिक का एंडोर्समेंट। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है सिर्फ मौका परिस्थिति में गए हैं। उनकी वोटर्स ने उनको वापस री इलेक्ट करके एक एंडोर्स करा है। तो ये तो ये कियोतो होलोन के बाद में ये जो नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नए डायनेमिक्स हैं, इससे काफी इस तरह की लड़ाइयों का फ्लेवर बदला है। ये मेरा एक फर्स्ट रिएक्शन है। आपको ये नहीं लगता कि इन जो आपने बताया 62 से 67 के बीच में या 77 तक जो तमाम डिफेक्शंस हुए, आयाराम गयाराम वाली जो एक टर्मिनोलॉजी शुरू हुई, उसके बाद ये इस्तीफे वाली बात हुई, इस बीच में इसको रोकने के लिए एक दल बदल कानून भी लाया गया पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, उसमें दल बदल कानून बनाया गया। तो ये जो आपने बात कही कि डिटरेंट के तौर पे की सदस्यता, अब उसका तोड़ निकाल लिया गया है। और एक जो आइडियोलॉजी की बात थी, वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि भाई घोड़ा मंडी जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम किसी तरीके से सत्ता में बने हुए हैं और पावर में बने हुए हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अब इस तरीके की स्थिति को रोकने के लिए एक नया कुछ सोचा जाना चाहिए, कुछ नए लेवल पे होना चाहिए, ताकि ये भी किसी तरीके से रोका जा सके? भले 5 साल 10 साल नहीं हुए, क्योंकि जो दल बदल कानून था वो देखिए एक तरीके से बेकार हो गया पिछले 20 साल 25 साल में। नहीं, कानून बेकार तो नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब उसका तोड़ निकाल दिया गया, उसको बाईपास कैसे किया जाए, ये तरीका निकला। देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उतना ही अच्छा है जितने अच्छे लोग हैं जो उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और उतना ही अच्छा है जितना कंस्टिट्यूएंट या वोटर्स उस पर रिएक्ट करते हैं। जी। अब अभी आज के पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स एकदम बदले हुए हैं।
एक अलग तरह की एक एग्रेसिवनेस है पॉलिटिक्स में, एक अलग तरह की। तो अब मान लीजिए 10 शेड्यूल नहीं होती है तो क्या होगा? तो ये होगा कि मेरे ख्याल से सत्ताएं बहुत जल्दी बदलेंगी, हर तीसरे चौथे महीने बदल जाएंगी। तो 10 शेड्यूल के कारण थोड़ी एक स्टेबिलिटी है कि भाई कुछ दिन सरकार चलेगी। हाँ, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी किसी के पास नहीं है। जो भी पॉलिटिक्स के गेम में है उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी के पास ज्यादा है, एक के पास कम है। पर ये जो फ्लूइडिटी आई है तो इसका आंसर सिवाय संविधान दे सकता है, या हमेशा कानून या संविधान दे सकता है और जनता ना दे, या हमारी राजनीतिक समझ ना दे। तो जब तक आप ये पाएंगे कि जनता का इसमें सपोर्ट है, या एक तरह का अप्रूवल है बाय री इलेक्शन और बाय अप्रूवल ऑफ द पीपल हु हैव डिफेक्टेड एंड गेन पावर एंड आर नाउ एबल टू गिव बेनिफिट टू, तब तक ये सब चीजें इसी तरह चलेगी। मेरा ऐसा नहीं मानना है कि कानून या संविधान इसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क ला सकता है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि जो कानून है, जो मतलब नेता है जिनके लिए कानून का पालन हर आदमी के लिए जरूरी, आम आदमी तो करता है, लेकिन जो नेता और पॉलिटिशियंस हैं या जो इस तरीके के लोग हैं, वो कानून को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। संविधान को लेके भी शायद यही हो रहा है कि एक उसमें स्पीकर्स का रोल डिफाइंड है, स्पीकर ऐसे करेंगे तो एक राज्य में स्पीकर वैसे कहता है, एक राज्य में दूसरी तरीके से कहता है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है दूसरी तरीके से होता है, वही चीजें बिल्कुल उलट पलट हो जाती है। सेम इज विद द गवर्नर, जो कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके रोल को लेकर भी सवाल उठने लगे, और आज से नहीं उठ रहे, ऐसा नहीं कि कोई अभी उठने लगे, पिछले 25-30 साल से, इवन 70s के 80s में भी गवर्नर्स के रोल पे सवाल उठने लगे थे। और यहां तक भी हुआ था कि उत्तर प्रदेश में एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना था सिर्फ गवर्नर की भूमिका पे, इलेक्शन के दौरान वो भी। तो ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि को सम्मान जो दिया जाना चाहिए तो वो सम्मान खत्म हो गया है। देखिए, सवाल ये उठता है कि सम्मान हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किसको करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कानून में, और जब हम इंडिविजुअल एक्शंस पे जाएं किसी भी गवर्नर के या किसी भी स्पीकर के, तो बहुत सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं जी, इन अ गिवन सिचुएशन, बहुत सारे डिबेटेबल पॉइंट आ जाते हैं। और इसीलिए क्या है कि और दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे जाएं तो अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आपके कुछ स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं इन अ गिवन सिचुएशन, और अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हैं तो आपके स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है इन अ गिवन सिचुएशन। तो अब ये चीजें तो चलती हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? एक छोटा सा तबका जो चाहता है कि नहीं, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें एक स्टेबिलिटी हो, उसमें एक ऑर्डरलीनेस हो, उसमें एक वैल्यू सिस्टम झलके। पर जब आप लार्जर पॉलिटिकल मासेस के बीच में जाते हैं या देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यही चीज ग्राउंड में वापस से रीअफर्म होके और उन्हीं लोगों को वापस इलेक्ट किया जा रहा है, तो ये तो अब एक कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो अब इसका क्या इलाज है? तो ये इलाज हमको ही, नागरिकों को ही, सिटीजन्स को ही, वोटर्स को ही ओवर द पीरियड ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस तरह की स्थिति बार बार ना आए कि एक सरकार चुन ली, उसको आप 4-5 साल का एक मौका देते हैं ताकि वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ वो करे। तो इसका एकदम कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर देना बहुत मुश्किल है। जी जी। एक सवाल इसमें छोटा सा ये भी उठता है कि जो भी नेता है, जो भी इलेक्टेड जो मेंबर्स है, वो एक ओथ लेते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, इस संविधान के प्रति अपना निर्वहन करेंगे कर्तव्यों का। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तो वो संविधान के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन कहीं गायब हो जाता है। क्या ये एक तरीके से खुलेआम ये नहीं होगा कि हम तो ताल ठोक के जो करना है करेंगे, अब देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने फायदे के लिए या अपनी पार्टी के फायदे के लिए हम करेंगे,
और इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है, देखा जाएगा आगे क्या होगा। ये एटीट्यूड तो कहीं नहीं लगातार आता जा रहा है। देखिए, राजस्थान का ही केस लेते हैं, जी तो स्पीकर तो ऑब्वियसली कह रहे हैं मैं संविधान के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं तो शो कॉज नोटिस दिया है, मैं तो जी प्रोसीडिंग्स का निकालना चाहता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, आप अभी पहले से मेरे को क्यों प्री जज कर रहे हैं। तो वो जी। अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में। तो मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे एक चीज ये भी हुई थी कि पार्टी ने व्हिप जारी किया। अब व्हिप जारी कर दिया तो स्पीकर कह रहे हैं कि हाँ भाई व्हिप का फॉलो करना पड़ेगा। व्हिप तो हाँ विधानसभा के अंदर के लिए है, हाँ, नहीं विधानसभा के पार्टी फंक्शन में तो विधानसभा व्हिप की कोई मतलब नहीं है। तो वो नहीं, कैसा संविधान का पालन हो रहा है। हाँ, तो वो तो ये कह रहा है ना कि मैंने डिसाइड थोड़ी करा है, मैंने तो अभी शो कॉज नोटिस दिया है, जी आप मेरे जी सामने आके हियरिंग क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं बताते हो ये। जी जी सचिन पायलट कह रहे हैं देखिए मेरा एक नागरिक के जैसे और एक एमएलए का अधिकार है कि आई कैन बी सब्जेक्टेड टू जी इलीगल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट ने एक जी व्यू लिया है और वो भी प्राइमा फेशी लिया है, वो पूरा सुनना चाहती है। तो अब ये दिस इज व्हाट जी आई टोल्ड यू अर्लियर कि संवैधानिक क्या है, कानूनन क्या है, बहुत सारे ग्रे हम्म, एरियाज हैं, बहुत सारे डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, कौन सही है गलत है टाइम जी के साथ में डिसाइड होगा। पर ये ग्रे एरियाज को इतना ज्यादा स्ट्रेच करा जा रहा है, इनको इस एक्सटेंट जी तक ले जाया जा रहा है कि रियल जो है अनरियल दिखती है और अनरियल चीजें रियल दिखती हैं। रियल दिखती है। हाँ अच्छा एक चीज और आ जाती है अब यहाँ पे, एक कोर्ट्स की भूमिका आ जाती है, खासकर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब वहां पे अगर देखें आप तो सारे ऐसे जो भी मामले होते हैं सारे या तो उस स्टेट की हाई कोर्ट में आते हैं या सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है ये हो गया, उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान, क्या आपको ये नहीं लगता कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन है या जो वर्डिक्ट आए या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे भी सवाल उठे। कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट बहुत अच्छा है जिनकी पूरे उसमें तारीफ हुई, जैसे उत्तराखंड वाला मामला हुआ था वो उसमें बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन अक्सर हाई कोर्ट। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं कहीं न्यायपालिका भी इसके लिए क्या जिम्मेदार कहा जाएगा न्यायपालिका को या नहीं कहा जाएगा? आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए ब्रॉडली मैं तो ये कहूंगा कि न्यायपालिका हैज एक्टेड लाइक अ रोबस्ट एम्पायर, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग। देखिए जी आप कर्नाटक की स्थिति थी तो जी गवर्नर ने कोई 1 महीने का टाइम दिया था येडियुरप्पा को, जी 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 तो उस समय रातों रात बैठी थी सुप्रीम कोर्ट, रात को जी 2 बजे हियरिंग करी थी और जी उन्होंने कहा नहीं है आप 24 घंटे के अंदर अंदर करिए। और उसके जी बाद में इनकी कुमार स्वामी की गवर्नमेंट बनी थी वहां पे। जी जी तो और इट वाज आल्सो एट द हाइट ऑफ द पावर, मोदी गवर्नमेंट्स पावर। तो ऐसा जी नहीं है कि या जब दोबारा जब सवाल उठा तो स्पीकर ने कहा कि नहीं मैं आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सही दिया कि भाई ये लोग रिजाइन करके जा रहे हैं और हम्म री इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो हाउ कैन यू स्टॉप। तो बिल्कुल इसलिए न्यायपालिका, अब जैसे राजस्थान का भी जजमेंट है, तो जी अब ये जी ग्रे एरिया तो है ही है कि आप पार्टी जी मीटिंग के लिए व्हिप जारी करते हैं और 10 हम्म शेड्यूल का आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी और कहते हैं कि भाई प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो हम्म सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करी थी हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, वो उन्होंने विड्रॉ करी कि नहीं अब हमारे पास में फाइनल इंटरिम ऑर्डर आ गया है और अब हम्म उन्होंने कोई नई एसएलपी नहीं करी है। तो अब ये जी किसी अंपायर को ये कहना कि नहीं आप जिस टीम को फेवर करते हैं उसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज जुडिशरी ने दे हैव बीन न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू मी। जी। अच्छा क्या आपको ये लगता है कि जो आपने ग्रे एरियाज की बात कही और लगातार उठते रहे ऐसे खासकर ऐसे मामलों में, तो क्या आपको ये लगता है कि सरकारों को जो भी गवर्नमेंट है सेंटर में उनको उन ग्रे एरियाज को स्पेसिफाई करके उनका क्या कहते हैं कुछ निराकरण करना चाहिए ताकि क्लियर कट हो जाए, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी जगह बहुत क्या कहते हैं एरियाज है, ये भी बात सही है। तो क्या उनको, और जिस चीज को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लगातार खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स की
सत्ता को लेके, तो उसमें इन ग्रे एरियाज को लेके क्या इस लाइन पे सोचा जाना चाहिए कि हाँ भाई, अमेंडमेंट करके उन ग्रे एरियाज की जगह ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाए, ताकि कम से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो नई प्रॉब्लम आएगी उसको फिर आगे देखेंगे। देखिए ऐसा है कि 10th शेड्यूल क्यों, हम तो चाहेंगे कि कानून के हर मुद्दे पे, हर चीज पे जी इतनी क्लैरिटी हो कि ना तो जी कभी किसी वकील की जरूरत पड़े, ना किसी कोर्ट की जरूरत पड़े, ना किसी जी लिटिगेशन की जरूरत पड़े। जी पर हमारे जी चाहते हुए भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमेशा एक नई स्थिति पैदा होके आती है। अब जैसे राजस्थान की स्थिति ये है कि स्पीकर ने पार्टी मीटिंग के लिए विप को मान करके और 10th शेड्यूल का इन्वोक करा है। अब जी ये स्थिति पहले तो कभी आई नहीं थी, जी ना किसी ने जी सोचा था। तो अब ये पहली बार हुई है, तो अब ये रिजॉल्व होगी। जी इसके पहले कर्नाटक में स्थिति ये थी कि जो एमएलए रिजाइन करना चाह रहे थे और स्पीकर कह रहा नहीं, उनको मैं रिजाइन, इंक्वायरी करूंगा। वो इंक्वायरी करूँ। आकर जी के जी पर्सनली रेजिग्नेशन दे रहा है। तो अब हाँ आप जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपका एक आधार देख करके, एक पैन कार्ड देख करके और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है। और वही रजिस्ट्रार कहता है कि नहीं, मेरे को ये मालूम करना पड़ेगा, पूरी मेरे को कि 15 ये दिन वही। इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि जी नीरज जी कुमार मेरे सामने जो आए हैं वो नीरज कुमार हैं या और हम्म, कोई हैं। तो अब ये वही चीजें ऐसी है कि या ये अपने विलिंगली आए हैं या डर से आए हैं, मैं इसकी इंक्वायरी जी करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इनकी प्रॉपर्टी को, ट्रांजैक्शन को मैं रजिस्टर करूं या नहीं करूं। तो ये एक ये सारी स्थितियां ऐसी हैं। और मणिपुर में था तो वो एक अलग स्थिति थी कि स्पीकर जो है जी वो डिसाइड जी ही नहीं करते या हम्म, डिस्क्वालिफिकेशन। अब ना ये भी कोई स्पीकर एक गिवन सिचुएशन में चाहता है कि मैं डिस्क्वालिफिकेशन खटाखट डिसाइड कर दूं। जी कोई ये चाहता है कि मैं जी जो है इसको इंडेफिनिट टाइम तक, prolong कर, इंडेफिनिट पीरियड तक उसको एक्सटेंड कर सकूं। हाँ। तो अब जी ये, जी दिस इज ऑल अ गुड गेम एंड दिस विल नॉट एंड, दिस कैन नॉट बी एंडेड बाय वन जजमेंट इन वन लाइन। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका काम नहीं कर रहा है, उसके जी इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या, उसके बारे में एप्लीकेबिलिटी के डिस्प्यूट वगैरह हो रहे हैं, तो ये इट्स नॉट जी इजी, इट्स नॉट इजी टू जी कवर ऑल सिचुएशंस एंड प्रोवाइड फॉर ऑल टाइम टू कम। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने के लिए एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है पॉलिटिकल विल सारी पार्टीज की, और साथ में जो लोग हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं वो भी इस दिशा में सोचे और समझे। क्या आप ये कहना चाहेंगे? देखिए मेरा मेरा ये मानना है कि पॉलिटिशियंस आर प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी दे कम फ्रॉम। जी तो हम इलेक्ट जिनको करते हैं, हम उनको उनकी वैल्यू सिस्टम के साथ करते हैं, या हमारे वैल्यू सिस्टम को पॉलिटिशियंस, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जी आप ये नहीं सोच सकते कि जनता तो ये चाहती कि नहीं, आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में रहें, सबसे आगे रहें, सबसे ज्यादा हमारे हितों का ध्यान रखें, पर सब कुछ जो है वो कानूनन तरीके से, एकदम फेयर तरीके से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना उसके करें। तो ये, तो अब जैसे करप्शन की बात है ना, तो करप्शन जब सोसाइटी में इतना है, एवरीबडी वांट्स, nobody pays a bribe of 10,000 unless he has a benefit of 1 lakh. यस तो ट्रू अब आप लीडरशिप भी वैसी थ्रो करेंगे, तो ये जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में या जो जो मोर इवॉल्व डेमोक्रेसीज हैं, वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और हमारे यहाँ नहीं पे इन सब की पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है, और जब तक है तो ये गेम्स चलेंगे। चलिए वहाँ ठीक पे दूसरे तरह के है। गेम चलते हैं, पर यहाँ पे ये चलेंगे। पल्लव सिसोदिया जी, आपका लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पल्लव सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जिनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है राजस्थान में या ऐसी स्थितियों में जो बाकी राज्यों में होता है, वो कहीं ना कहीं समाज की सोच को, समाज से ही जो संस्कृति और जो वर्च्यूज निकले हैं उन्हीं को दर्शा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि कोशिश होनी चाहिए लगातार, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि इसको एक दिन में खत्म किया जा सके या जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। पल्लव सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।